अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने काव्य के भेद के विषय में चर्चा करते हुए उत्तम काव्य के लक्षण और उसके उदाहरण को देखा था कि किस प्रकार से मम्मट ने उत्तम काव्य का लक्षण दिया है। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात ध्वनि बुधई कथितः। काव्य में जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो उसे उत्तम काव्य माना गया है और ध्वनि बुधई कथितः विद्वानों ने उसे ध्वनि के नाम से, हमारे आचार्यों ने, वैयाकरणों ने उसे ध्वनि के नाम से संबोधित किया है। और उसका उदाहरण हमने देखा था निशेष च्युत चंदन तटम वाला, जिसमें अधम पद के कारण से वहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होकर के व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकारी था। उस अधम पद से इसकी अभिव्यक्ति हो रही थी, अतः हमने उस श्लोक को उत्तम काव्य की कोटि में माना था। आज हम मध्यम काव्य के विषय में चर्चा करेंगे कि मध्यम काव्य को के लक्षण के विषय में मम्मट का क्या कहना है। सबसे पहले तो हम देखें, जिस प्रकार से उत्तम काव्य का नाम मम्मट ने ध्वनि काव्य रखा था, उसी प्रकार से मम्मट ने मध्यम काव्य का नाम गुणीभूत व्यंग्य काव्य रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यंग्य जो है वो गुणीभूत हो जाता है, गौण हो जाता है, उतना अधिक चमत्कारी नहीं रहता है जितना कि उत्तम काव्य में अर्थात ध्वनि काव्य में रहता है। तो हम सबसे पहले इसके लक्षण पर चर्चा करते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। ध्यान दीजिएगा, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी नहीं होता है, व्यंग्ये गुणीभूत व्यंग्यम, जहाँ पर जिस अतादृशी व्यंग्ये उस प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं होता है जिस प्रकार का हमने ध्वनि काव्य में देखा था, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान था। अतादृशी व्यंग्ये यानी वैसा व्यंग्यार्थ नहीं है, यानी वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी जहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है, ऐसा काव्य मध्यम काव्य कहा जाता है, जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। देख लीजिए, शब्द में ही स्पष्ट है, गुणीभूतम व्यंग्यम, जहाँ पर व्यंग्यार्थ जो है, व्यंग्य जो है वह गुणीभूत हो जाए, अर्थात गौण हो जाए, ऐसा काव्य मध्यम काव्य कहा जाएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य वह है जिसमें व्यंग्यार्थ तो होगा, ऐसा नहीं कि व्यंग्यार्थ का अभाव होगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य का जो एक साधारण सा अंतर है, प्रथम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य में तो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहेगी, लेकिन यहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ गौण रहेगा। और अधम काव्य में क्या होगा, इसकी चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। तो जिसमें व्यंग्यार्थ तो होता है किंतु वाच्यार्थ जो है वो व्यंग्यार्थ से अधिक चमत्कृत रहता है, यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रधानता हो जाएगी। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण रहता है और वाच्यार्थ यहाँ पर प्रधान रहता है। फिर भी ध्यान दीजिएगा, फिर भी यह काव्य पाठकों या श्रोताओं को अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक सहृदय रसज्ञ साहित्यिक और काव्य के मर्मज्ञ जो होते हैं वो विद्वान उस वाच्यार्थ में भी उस आनंद को ढूंढ ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो द्रवीभूत चित्त वालों का
जो इतनी सारी संज्ञाएं हमने देखी हैं, साहित्य दर्पण भी इस बात को कहते हैं, सवासनानां सभ्यानां रसस्य आस्वादनो भवेत्, निर्वासनास्तु रंगास्ते कष्ट कुड्याश्मल सन्निभा। ध्यान दीजिए, इसका क्या अर्थ है? वासना से रहित सभ्यों को रस का आस्वादन होता है। वासनाहीन लोग तो रंगमंच के मध्य काष्ठ, भित्ति, पत्थर इत्यादि के समान ही बैठे रहते हैं। अर्थात जहाँ सहृदयों को वाच्यार्थ भी आनंदित करे और व्यंग्यार्थ वहाँ पर भले ही गौण रहे लेकिन वाच्यार्थ आनंदित कर देवे, ऐसा गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। देखिए, सहृदय जो है, सहृदय तो छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी जहाँ उत्तम काव्य को तो पहचान लेता है क्योंकि वहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, लेकिन जो सहृदय होता है वह व्यंग्यार्थ से रहित काव्य में भी आनंद को प्राप्त कर ही लेता है। यह काव्य ध्वनि काव्य की अपेक्षा निम्न कोटि का होता है क्योंकि ध्वनिवादी आचार्यों ने व्यंजना को ही काव्य के उत्तमता का प्रयोजक माना है। आचार्य मम्मट ने जो इसका उदाहरण दिया है, एक बार हम उस पर चर्चा करेंगे। ग्राम एक और शब्द था, इसकी वृत्ति में आता है अतादृशी वाच्याद अनतिशायिनी। अतादृशी अर्थात वैसा नहीं हो, वाच्यार्थ वाच्य की अपेक्षा अनतिशय, अतिशय से रहित हो, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जहाँ पर गौण हो जाए, उत्तम न रहे, अधम रहे, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जहाँ पर गुणीभूत रहे। अब इसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, इस पर ध्यान देंगे। ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवती मुहुः नितराम मलिना मुखच्छाया। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक बार इसके पीछे वाली स्थिति को देखिए। एक युवक और एक युवती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को किसी स्थान पर, मान लीजिए अशोक के कुंज में या बेंत के लताग्रह में मिलने का संकेत दिया। अब दोनों ने समय डिसाइड कर लिया कि दिन को 3 बजे, कि दिन को 5 बजे, कि सुबह या किसी भी समय हम लोग दोनों कल वहाँ मिलेंगे। बात आज यहाँ डिसाइड हो गई, आज निश्चय हो गया कि कल दोनों प्रेमी और प्रेमिका उस स्थान पर, अमुक अमुक स्थान पर मिलेंगे। अब दूसरा दिन हुआ, माँ ने क्या किया, दीपावली की सफाई निकाल दी, देख लीजिए, या कोई और काम आ गया कि मेहमान आ गए घर पे। लड़का तो आप देख लीजिएगा बहाना बना करके निकल लेता है। लड़कों को प्रायः ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन लड़कियों के साथ अलग प्रकार की समस्या होती है। तो वो मान लीजिए वो जो प्रेमिका है अपने घर के किसी काम के कारण से नहीं निकल पाई और उसको विलंब हो गया। अब वो घर के बाहर खड़ी हुई है और जैसे ही वह बाहर खड़ी हुई तो देखा कि वहाँ से उसका जो प्रेमी है, वह युवक जो है, अपने हाथ में एक मंजरी अर्थात एक लता लिए हुए वहाँ से घूमता हुआ जा रहा है। क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि जो ग्राम तरुण था, वह युवक जो है, वह अपने हाथ में उस लता मंडप की एक लता को लेकर के और हाथ में घुमाता घुमाता निकल रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह संकेत देने पर भी, समय निश्चित किए जाने पर भी वहाँ पर नहीं आई और उसने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके हाथ में, प्रेमी के हाथ में उस नवलता को देख करके वह युवती, वह प्रेमिका समझ गई कि यह वहाँ पर नववंजुल लता गृह में होकर के आ गया है। कितना सुंदर उदाहरण है, एक बार इसको ध्यान से इसका अर्थ देखिए। बेतस लता की ताजी तोड़ी हुई नववंजुल मंजरी सनाथ करम। बेतस लता की ताजी तोड़ी हुई मंजरी के द्वारा अपने हाथ को सनाथ करता हुआ अर्थात अपने हाथ में रखते हुए ग्राम तरुणम, उस गांव के तरुण को, नवयुवक को देख करके पश्यंता मुहुः नितरा तरुण्या भवती मुखच्छाया मलिना, उस तरुणी की
बार बार जो मुख की छाया है वह मलिन हो जाती है। क्यों मलिन हो जाती है? अब इसकी वृत्ति में मम्मट क्या कहते हैं? अत्र वंजुल लता गृहे दत्त संकेता न आगता इति व्यंग्यम गुणीभूतम। यहाँ पर उस वंजुल लता गृह में अर्थात बेत के द्वारा निर्मित उस लता गृह में दत्त संकेता संकेत दिए जाने पर, समय दिए जाने पर भी न आगता इति व्यंग्यम आई नहीं, यह व्यंग्य जो है यहाँ पर गुणीभूत हो गया और उसकी अपेक्षा वाच्यस्य एव चमत्कारित्वात्, और वहाँ पर वाच्यार्थ की ही प्रधानता है। थोड़ा सा फिर आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्राम तरुण जो पद है उससे यह व्यक्त होता है कि उस ग्राम में वह एकमात्र नव तरुण है और अनेक युवतियों के द्वारा या प्रेमिकाओं के द्वारा प्रार्थ्यमान होने पर भी या उसके अपनी व्यस्तताओं के कारण भी उसका दोबारा मिलना कठिन है, लेकिन आज उसके द्वारा बड़ी मुश्किल से समय दिया जाने पर भी मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। इसीलिए जो पश्चाताप का अतिशय सूचक है मलिना मुखच्छाया, वह उसकी मलिन मुख छाया से प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्या